गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जिमि संतोष बिनु संतोष न काम नसाई, काम असत सुख सपने उनाई। हाँ तो बहुत शानदार स्कोर रहा है और आपने दोनों पेपर का बहुत अच्छी तरह से बताया है, तो इसके लिए मेरा विकल्प था वो खतरे भरा था, रिस्क वाला था, लेकिन बिना रिस्क का विकल्प ये एक तो मेरा मानना है, कोई माने नहीं माने, मैं तो ये मानता हूँ गाइड है वो मिसगाइड करती है। 2018 वाली रीट की जब शुरुआत थी ना सूचना की, आपने रीड की थी क्या? वास्तव में उन प्रश्नों को मैंने देखा फिर और पिछले पेपर मिलाए तो लगभग 50-60% तो सीधा उसी में से रिपीट हो रहे हैं। जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये मैथ हो गया, साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, हाँ, इंग्लिश। फर्स्ट पेपर में कई विषय लगते हैं और मैं क्या तैयारी तो करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्लानिंग पे ज्यादा जोर देता था कि रणनीति बनाए, प्रश्न कहाँ से पुटअप करेगा। देखो वैसे पर्याप्त तो सर के नोट्स मोर देन पर्याप्त है हमारे लिए, अभी भी है ना। तो आपके टाइम पे ये 40% वाला सिस्टम और था। उस समय वही बुक सबसे ज्यादा चलती थी। जैसे माँ अपने नवजात शिशु को हाथ पकड़ के चलाती है ना, जो वो छोटा सा होता है, वैसे ही गुरुदेव ने जो अंगुली पकड़ के वो हिंदी के रास्ते पर ले गए। ये तो पक्का सोच लिया था कि ना तो डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है। क्यों? बिल्कुल, बाकी चीजें ज्यादा तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि जीवन की प्रायिकता एक है। सही है। हमारे एक सर बताते थे मैथ में। हाँ, मैथ वाले सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इंटरव्यू की सीरीज में स्वागत है। और आप सभी ने कमेंट में पूछा है, कहा है कि सर हिंदी के टीचर का इंटरव्यू लेके आओ हमें, हमारे गाइडेंस के लिए, सीखने के लिए, पेपर कैसे फाइट करें और कैसे पढ़े। तो आज सिर्फ हिंदी के टीचर नहीं है, हमारे साथ स्कूल व्याख्याता है जो अभी वर्तमान में शिवनगर बीकानेर में कार्यरत हैं, और आप हैं श्री निखिल जी सोनी जो बीकानेर से हैं, और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हमारा ये शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार है और लोगों को प्योर एंड नया सीखने के लिए और शुद्ध, जैसे होता है ना कि बिना मिलावट के ऐसे सीखने को मिले, ना किसी प्रमोशन के। तो आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उम्मीद है। तो पहले हम यही शुरुआत करते हैं कि आपने अपनी स्कूलिंग और कॉलेजिंग कहाँ से की, जिससे ये पता चले कि स्कूल लेक्चरर बनते हैं वो नॉर्मली यहीं पढ़ते हैं या बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है शुरू में। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल 10वीं कक्षा जो है मेरी, वो बीकानेर शहर से हुई प्रॉपर। भारतीय आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, गुनाथ सर को है, वहां से 10वीं हुई। और 11वीं 12वीं मेरे गणित विज्ञान विषय था, ऑप्शनल साइंस था मेरा। ये अच्छा और कॉम्बिनेशन है, आप हिंदी से हो और पहले 11वीं 12वीं मैथ। हाँ, पहले साइंस मैथ थी, क्योंकि उस समय उसी हिसाब के परसेंटेज भी थे, तो सब तरह से वैसी प्रतिक्रियाएं थी। कहते हैं होशियार होता है वो साइंस मैथ लेता है। वैसे काफी फर्क पड़ता है, लेकिन सार्वभौमिक सत्य भी नहीं है ये, लेकिन कुछ हद तक हाँ फर्क पड़ता है। तो 11वीं 12वीं मेरी जो है वो साइंस मैथ से हुई, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्कूल से हुई, और वो भी अपने बीकानेर शहर के ही है, परकोटे के अंदर ही है वो भी स्कूल, सिटी स्कूल शहीद मेजर तो जैन शुरू स्कूल। से सिटी शहर में रहते थे या गांव से नहीं नहीं, बिलोंग? प्रॉपर जो है पैतृक मकान जो है हमारा प्रॉपर शहर में ही है, धर्मनगर द्वार के अंदर बीकानेर में। तो स्कूल टाइम में आप किस टाइप के विद्यार्थी थे? जैसे कोई शरारत होता है, कोई एकदम सिंसियर होता है, और कोई मिडिल होता है, कोई बहुत ज्यादा होशियार होता है, तो आप किस टाइप से थे? स्कूल टाइम से ही मेरी प्रवृत्ति जो है वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति थी पूरी तरह से। मतलब किसी भी जो है पढ़ाई के अलावा किसी भी सह शैक्षणिक गतिविधि में भाग नहीं लेना, पूरा उसी क्षेत्र में लगे रहना, या तो पढ़ना फिर घर आके फिर मान लो ट्यूशन है या पढ़ाई है या थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया, बाकी ज्यादा कुछ बाकी कामों में रुचि नहीं थी, और गंभीर प्रवृत्ति रही शुरू से। पढ़ाई में शुरू से ही बहुत सिंसियर थे पढ़ाई को लेके? हाँ, पढ़ाई को लेके सिंसियर थे, लेकिन इसको मैं आदर्श चीज नहीं मानता, क्योंकि बाकी सब पक्षों से मैं पीछे हट गया अब उसके जाके कारण। आपको थोड़ा हाँ, एहसास होता है, कि बाकी जो चीजें हैं जो मनुष्य को सामाजिक बनाती है, खेल कूद वगैरह। हाँ, जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है उसमें मैं शुरू से ही पीछे रहा और मैंने भाग नहीं लिया। ठीक है, पढ़ाई में तो लाभ मिला, लेकिन वो जीवन के बाकी पक्षों में थोड़ा उसका जो कुल है मिला वो के आप ये घाटा कहना भी चाहते हुआ। हो कि बाकी चीजें भी स्कूल टाइम में करनी चाहिए? बिल्कुल, बाकी चीजें ज्यादा तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि जीवन की प्रायिकता एक है। सही है। हमारे एक सर बताते थे
मैथ में। हाँ, मैथ वाले सर कि जीवन की प्रायिकता है कि हाँ, उसको आप जितने क्षेत्रों में बांटोगे ना, उतने क्षेत्रों में आपकी जो है वो कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। विकल्पों को एकदम कम कर दो। विकल्पों को अपनी जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन के हिसाब से चलाओ, विकल्पों को कम भी मत करो और इतना भी मत बढ़ाओ कि फिर आप किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं हो पाओ। सही है, एक चीज परफेक्ट होना भी जरूरी है। परफेक्ट होना भी जरूरी है, इसलिए विकल्पों को वहीं तक सीमित रखना चाहिए, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है। बाकी अपनी अपनी राय हो सकती है। तो आपने 11वीं बार में आपने कहा कि मैथ थी मेरे, हाँ, तो फिर आप मैथ को छोड़ के इस सब्जेक्ट लैंग्वेज में आ गए, वो भी एकदम, जैसे मैथ वाले ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में आते हैं, तो आप एकदम हिंदी मीडियम आए हो, तो मैथ से हिंदी में ये ट्रांजिशन कैसा, कोई गाइडेंस मिला या खुद से ही? नहीं नहीं, इसका भी कारण था। और एक्चुअली 12वीं के बाद जो है वो ये तो पक्का सोच लिया था कि ना तो डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है। क्यों? रुचि नहीं थी शुरू से साइंस मैथ में, हालांकि आगे बहुत थे, मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन उस क्षेत्र में रुचि नहीं थी। एक अंतर अंदर की जो वृत्ति होती है ना, उसमें कभी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती थी सोच में कि यार साइंस में लेना है, आगे जाना है। तो फिर जो है वो आर्ट्स लिया और आर्ट्स इस ग्रेजुएशन में हिसाब शुरू से में? लिया ग्रेजुएशन में, मतलब कॉलेज लाइफ में बीए करने का प्लान इसीलिए बनाया कि अपन को सिविल की साइड जाना है। उस समय ये विचार था कि आरएस आईएएस तो नहीं सोचा था प्रॉपर, वास्तव में आरएस का ही सोच रखा था उस समय। तो बीए के फाइनल ईयर में तो मैं हिंदी की तरफ मुड़ ही गया था, बीए एकदम कंप्लीट नहीं हुई थी, लैंग्वेज की फाइनल तरफ ईयर आ चल गए। रहा था। तो सिविल से थोड़ा फिर ध्यान भटका वापस, क्योंकि उस तरफ भी ध्यान एक्चुअली टिक नहीं पाया, पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाया। कई कारण थे, कई परिस्थितियां थी, और कई उस समय की जो समाज की मांग भी थी, या जिस हिसाब से बेरोजगारी का वो दौर चल रहा था हाँ, ये कि जॉब, लगना जरूरी है। जॉब लगने वाला बहुत मामला है हाँ, कि तो जल्द से जल्द लगो चाहे कुछ भी बनो। जल्द से जल्द लगो, तो इसलिए वो क्या है, सिविल वाला विचार तो पोस्टपोन कर दिया था आगे के लिए कि एक बार पहले सेट हो जाए। तो उससे फिर जो है कि क्या करें, तो पहले हिंदी की राह पकड़ी सीधी। सब्जेक्ट। हाँ, सीधा के सब्जेक्ट की राह पकड़ ली। बीएड, बीएड की क्या सोची थी फिर? बीएड फॉर्म भरवाया या गैप वगैरह? नहीं, गैप तो नहीं लिया। बीए के बाद जो है वो अब हिंदी में आ गए थे, तो सोच रखा था कि अगर साइड में मान लो कंपटीशन की दूसरी तैयारी भी करेंगे तो बीएड साथ में चलती रहेगी, उसके लिए विशेष जो है वो अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो दोस्त आपको बता दें कि ये भी आईएससी से बीएड कर चुके हैं और हमारे 2 साल सीनियर है, तो आपको ज़्यादातर आईएससी के देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने जितनी भी आज तक इंटरव्यू लिए उसमें 90% आईएससी से मिले हैं सर। अच्छा। तो आप भी उन्हीं में से एक हो। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज का कोई अच्छे पद पर कार्य करे और किसी के लिए अच्छा करे, तो बहुत अच्छा लगता है आईएससी वाला मिलता है। और उनके वाकई में अनुभव बहुत अच्छे हैं, और उनमें जो है सफलता की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। सफलता का जो प्रतिशत है ना, वो उनका आईएससी का बहुत ज्यादा है। फिर आपने बीएड के बाद सीधा फर्स्ट ग्रेड सोचा या जैसे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड के बारे में भी सोचा? नहीं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो विचार बहुत बाद में आया। उससे पहले मैंने पहले एक्चुअली में हमारे गुरुदेव हैं बीकानेर में, डॉक्टर निर्मल कुमार रंकावत, हाँ, मैं अभी भी। डूंगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है वो। उनका पूरा मार्गदर्शन रहा, और उनके मार्गदर्शन में मैंने नेट की तैयारी शुरू कर दी थी बीए के दौरान। सीधी। हाँ, उनके पास गया बीए फाइनल ईयर में, और जैसे माँ अपने नवजात शिशु को हाथ पकड़ के चलाती है ना, जो वो छोटा सा होता है, वैसे ही गुरुदेव ने जो है अंगुली पकड़ के वो हिंदी के रास्ते पर ले गए। सारा कुछ, मतलब बैच में इतनी भीड़ होते हुए भी व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करना, तूने ये प्रश्न निकाले क्या, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ा गया, यह बता आज कितना पढ़ा है, कल कितना पढ़ा है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि बीए के साथ ही मेरा जो है वो नेट क्वालिफाई हो गया। ये बहुत बढ़िया। तो 2018 था उस समय, कि उस समय जो है इतनी विशेष तैयारी नहीं थी, लेकिन ये है कि सर का मार्गदर्शन इतना शानदार था कि ज्यादा खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस उनके वो जो बताते वैसा 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 करना था, धीरे धीरे करते गए, और सारा कुछ उन्होंने, मतलब थाली थाली जो है वो परोस के दे दी हमको, बस उस परोसी हुई थाली को अंदर करना है, हाँ, बस जीवना है सिर्फ। बस वही जो है उतना भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जो है वो हो गया। बाकी विशेष खुद का पुरुषार्थ नहीं था। और उसके बाद जो है अगले अटेम्प्ट में, क्योंकि बीए के दौरान तो नेट वैलिड ही नहीं होता, वैध नहीं होता, तो फिर जब एमए फाइनल में जब वो वैध होता है, तो उस समय फिर मैंने
फिर नेट की लास्ट में जब है नेट की तैयारी करते, फिर जेआरएफ की तैयारी की और फाइनल में फिर अगले अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ भी हो गया था। और उसके बाद मैंने जो है वो फिर फर्स्ट ग्रेड की सोची थी। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया अपना? हाँ, मेरा फर्स्ट ग्रेड का ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, क्योंकि उससे पहले वाला जो अटेम्प्ट था, जो 2018 वाली शायद भर्ती थी, 20 में एग्जाम हुआ था, तो उस समय तो मैं योग्य ही नहीं था, एलिजिबल नहीं था मैं। तो जब एलिजिबल हुआ, उसके भी कई महीनों बाद, संभवतः लगभग साल भर भी हो गया होगा, उसके बाद वैकेंसी आई और सर से जुड़े हुए थे, उनके मार्गदर्शन में थे, तो साहित्य के लिए इतना श्रम नहीं करना पड़ा फिर कभी। इसमें भी 2 पार्ट व्याकरण होता है, साहित्य का, साहित्य में भी 2-3 पार्ट होते हैं हिंदी में। हाँ, तो सही। आपने जैसे मान लो सर से तो आपने गाइडेंस पढ़ाई है, इसके अलावा भी हाँ हाँ हाँ, बुक वगैरह कोई नोट्स वगैरह पढ़े थे या सिर्फ सिर्फ सर ने दिया वही पढ़े थे नोट्स? देखो वैसे पर्याप्त तो सर के नोट्स मोर देन पर्याप्त है हमारे लिए, अभी भी है ना। कोई भी राजस्थान के स्तर का पेपर होता है, चाहे नेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे कोई विश्वविद्यालय का पीएचडी का एंट्रेंस हो, ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। हूँ नोट्स को एक बार सरसरी आंखों से देख के, एक दो पुस्तकें ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं और काम हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो है वो नोट्स तो मैंने सर के पढ़े ही, उनको तो पढ़े तो क्या, मैंने आत्मसात करने की कोशिश की, पूरे एकदम हाँ, कंठस्थ कर लिया। आत्मसात हो जाए वो, हाँ। कि कहीं से पूछ ले उसके अंदर किस पेज पे क्या लिखा है, वो तो इतना एकदम आत्मसात हो गया था। इसके साथ ही एमसीक्यू जो है ना, की प्रैक्टिस मैंने अच्छी की थी। प्रतियोगिता साहित्य वो भी सर ने जो है वो एडवाइस की थी, उसकी क्वेश्चन सर ने दिए थे या कोई बुक थी? बुक है हिंदी की, अशोक तिवारी लेखक है उसके, प्रतियोगिता साहित्य की बुक निकल रही है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए। उस समय वही बुक सबसे ज्यादा चलती थी, 18-19 की बात है, 2018-19 की। तो उस बुक से मैं प्रश्न निकालता था, जो नोट्स पढ़ लिए, फिर उस बुक से प्रश्न निकाले, और फिर जो है सर एक दो पुस्तक और पढ़ने दे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, वो हमारे हिंदी में बहुत चलती है। हिंदी साहित्य की वो पुस्तक वेद वाक्य मानी जाती है। वो आपने एकदम पढ़ ली? वो सर के कहने पर, और उसको पढ़ने में श्रम नहीं हुआ मेरे को ज्यादा, नहीं तो उस पुस्तक की भाषा ऐसी है कि उसको पढ़ने में थोड़ी क्लिष्टता या जटिलता का अनुभव होता है, लेकिन ज्यादा श्रम का अनुभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बेस सारा सर ने तैयार करा दिया, ये बहुत सही बात, सारा कुछ मैटर समझ लिया, और भाषा जो है वो पकड़ने में इतनी इसलिए जोर नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इतना पर्याप्त था, पर्याप्त से भी ज्यादा था मेरे। और आपके टाइम पे ये 40% वाला सिस्टम और था, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों के लिए। तो जैसे ये लैंग्वेज वाला होता है ना, हिंदी इंग्लिश कोई भी, और मैथ साइंस वाला, इनके लिए फर्स्ट पेपर में 40% लाना बहुत कठिन हो जाता है, तो आपके लिए 40% वाला मैटर? हाँ, ये बात है कि फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बहुत विशेष अलग अलग प्लानिंग बना के मेरे को तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि ये विडम्बना क्या है, क्योंकि तो मेरे मानना है कि आपने राजस्थान कॉम्पिटिशन दूसरी तैयारियां नहीं की होगी, हाँ मैंने तो विशेष, उसके कारण आपको कठिनाई होगी फर्स्ट पेपर में। हाँ क्योंकि वो एक मैटर अलग है सेकंड पेपर से। फर्स्ट पेपर का मैटर अलग है। फर्स्ट पेपर में जो है वो 9 या 10 सब्जेक्ट है, वो आते हैं, और उसके लिए विशेष तैयारी करनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि सब्जेक्ट तो लगभग सबका समान होता है, या थोड़ा बहुत 19-21 का अंतर होता है सब्जेक्ट में, तो उसमें अपन ज्यादा जो है वो मार्जिन नहीं दे सकते सब्जेक्ट में। और बड़ी विडम्बना है, या ये कह दो दुर्भाग्य है, कि सब्जेक्ट का व्याख्याता वो बनेगा जिसका फर्स्ट पेपर अच्छा हो। निर्णायक फर्स्ट पेपर हो गया, भाई विषय का व्याख्याता कौन बनेगा? फेल हो। जिसका फर्स्ट पेपर अच्छा हो, मेरिट उसी पे डिपेंड होगी। सब्जेक्ट में तुम ज्यादा मार्जिन नहीं रख सकते, तो खेल फर्स्ट पेपर पे आ गया। तो फर्स्ट पेपर के लिए ही मैंने विशेष रूप से मेहनत की थी। आपके कितने बने थे फर्स्ट पेपर में? 40% से कितने ज्यादा? फर्स्ट पेपर में मेरे लगभग 100 नंबर बने थे। तो ये तो काफी थे। हाँ, 150 में से 75 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के, उसमें से मेरे 100 नंबर थे, लगभग 99.83 ऐसे कुछ थे। हाँ, क्योंकि उसके लिए मैंने विशेष रूप से मेहनत की थी। हर सब ऐसा नहीं कि भाई, उसके लिए आपने क्या क्या मैटर पढ़ा था? फर्स्ट पेपर में कई विषय लगते हैं, जैसे विज्ञान विषय बोले हैं, तो उसमें लगभग 4 या 5 प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है पहले देखा कि वो सिलेबस कहाँ से है विज्ञान का, जो हमारे पाठ्यक्रम में आरपीएससी ने सिलेबस दिया है, वो सिलेबस किससे मिलता जुलता है। तो मैंने बुक्स देखी तो एनसीईआरटी से मिलता जुलता था, पूरा पूरा सिलेबस का एक एक पॉइंट है वो एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं की किताब से उठाया हुआ था। तो मैंने कहा कि जब सिलेबस यहाँ से दिया हुआ है तो प्रश्न यहाँ से आने, और फिर पिछले साल के पेपर मिला है, तो वहां से भी प्रश्न है। और मैं क्या तैयारी तो करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्लानिंग पे ज्यादा जोर देता था
कि रणनीति बनाए, प्रश्न कहाँ से पुटअप करेगा। आजकल के कंपटीशन स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है, नहीं तो अब लेके ही बैठे रहे, किसी भी टॉपिक का अंत नहीं है। हाँ नहीं लेकिन वो क्या चीज चाहता है एग्जामिनर, या वो कहाँ से प्रश्न पुटअप कर रहा है, या उसकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा चलने पे जोर देता हूँ। तो पुराने क्वेश्चन आपने आरपीसी वाले सभी देखे? हाँ सभी देखे, और विज्ञान के हूबहू प्रश्न मेरे को एनसीईआरटी में से मिले, लाइन टू लाइन। तो मैंने और कुछ नहीं किया, एनसीईआरटी की जो बुक में तो क्या है, भाषा जटिल बहुत है, मैंने उसकी उनकी पास बुक जटिल उठाई। भी और लार्ज भी है कि बिना फालतू के मैटर दे रखा, बच्चों के लिए होता है वो। हाँ बच्चों के लिए, और इतनी मतलब बिना काम की भाषा है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसकी पासबुक उठाई, या रिफ्रेशर होती है ना जो, वो उठाई, और उससे सीधा सीधा सार देख के सारा का सारा जो है उनको नोट्स बना के फिर वही 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 रिवाइज किया। सभी सब्जेक्ट के लिए? साइंस के लिए बता रहा हूँ मैं अभी, हाँ। विज्ञान के लिए। और विज्ञान के 4 प्रश्न आए थे, चारों उसी में से आए, और चारों ही सही हो गए। क्योंकि यही तो चीज है कि भाई अपने को सोर्स का सही पता हो और पूरा विश्वास हो अपने मैटर पे, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे ही गणित में किया लगभग, कि प्रश्न कहाँ से उठा रहे गणित हैं। में कैसे हो गया वो? वहीं से उसी प्रकार नहीं, NCERT? गणित में थोड़ा अलग था, गणित में गणित तो एनसीईआरटी में आगे से भी पहले था। से गणित ही नहीं 11वीं 12वीं। हाँ इसका भी फायदा मिला, हाँ। लेकिन गणित भी देखी मैंने तो एनसीईआरटी में से थी कुछ, और कुछ जो है वो कंपटीशन के टाइप के सवाल भी थे। तो मैंने जो कंपटीशन एग्जाम में भी हमारे टॉपिक में जो जो लगते हैं, वो उन प्रीवियस ईयर को भी कर लिया सॉल्व। दिशा वाली बुक ली थी मैंने, दिशा वाली आती है, लेकिन गणित थोड़ी जटिल ज्यादा आ गई थी परीक्षा में, तो इसलिए वो तभी आप इतना, ऐसे ऐसे कर रहे थे। हाँ समय का जो है वो अभाव हो गया उस समय मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा भाई वही वही पूछेंगे तो अपन कर देंगे, थोड़ी जटिल आ गई और थोड़ी सोल्व करने वाली ज्यादा आ गई। 7 एक प्रश्न आए थे, इसमें से मैं 3-4 प्रश्न लगभग कर पाया। और इसके अलावा फर्स्ट पेपर में जो है वो जैसे मैनेजमेंट लगती है, जिसमें हर बार लगभग 15 प्रश्न आते थे, इस बार थोड़े फिर कम कर दिए थे, 9 या 10 प्रश्नों पे समेट दिया था मैनेजमेंट को। लेकिन उसके लिए जो है मैंने एक तो उनका लेक्चर लिया था, वो मैनेजमेंट के वो प्रसिद्ध सर हैं एस.एस. यादव सर। एस.एस. यादव सर के जो नोट्स बनाए थे मैंने, उनके लेक्चर लेके प्रॉपर एस.एस. यादव सर के लेक्चर लेके उनके नोट्स बनाए, उन नोट्स को पढ़ा, और उसके अलावा राइट पब्लिकेशन की पुस्तक आती है मैनेजमेंट के लिए। हाँ, वो बहुत संक्षिप्त पुस्तक है, 101 पेज की पुस्तक है, और उसमें से लगभग सारा कवर हो जाता है। हालांकि एस.एस. यादव सर की बुक भी निकलती है, वो थोड़ी विस्तृत है, और किसी को अगर ज्यादा गहनता से पढ़ना है तो उसके लिए विशेष है, नहीं तो राठ वाली पुस्तक फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरे को पर्याप्त लगी, उसमें से काम हो गया मैनेजमेंट का भी। मैथ हो गया, साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया। हाँ इंग्लिश? अब इंग्लिश के लिए देखो, 2 तरह से मैं सोचता हूँ। जिसको इंग्लिश का मान लो बेसिक भी पता नहीं है, बिल्कुल भी नियम पता नहीं है, इतना अनुभव नहीं एकदम है, नॉर्मल बेस भी या तैयार नहीं क्योंकि है, राजस्थान वालों का जो इंग्लिश के प्रति रुचि भी नहीं होती, और और डर शुरू भी लगता से है कि यार ये भय भी क्या। होता है। हाँ, तो इस हिसाब से जिनका है उनके लिए तो मुझे जो है संजीव इंग्लिश कोर्स सही लगती है। 10वीं 12वीं की पासबुक लगती है ना संजीव इंग्लिश कोर्स की, उसमें क्या है पीछे व्याकरण दे रखी होती है। तो मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि हर चीज अपन बेस से उठाएं, गाइडों में नहीं जाके बेस से उठाएं। तो वही बेस है, और उसमें सारे नियम और पीछे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ये यहाँ पे जच रहा है उस हिसाब से बस। ऐसा नहीं कि इंग्लिश की बहुत ज्यादा विद्वता थी, और कुछ आपने नहीं। वहां पे जचा दिया। हाँ, जो जहाँ जच रहा है उस हिसाब से देखा, पहले प्रैक्टिस सेट हो रहे थे तो मैंने सीधे प्रैक्टिस सेट निकाल लिए। ये बढ़िया किया। हाँ, और उससे मेरा इंग्लिश भी जो है वो, और हिंदी तो आपकी हिंदी से सही होगी। हाँ हिंदी ग्रामर, हिंदी और व्याकरण के लिए फिर भी 9वीं से 12वीं वाली जो किताब आती है वो ठीक है हिंदी व्याकरण के लिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन बेस्ट है। हाँ हिंदी व्याकरण के लिए। और जीके, जीके का भी रोल अच्छा है इसमें। जीके का भी रोल अच्छा है, जीके भी 2 एक तो करंट जीके आता है, करंट के लगभग 15 प्रश्न तो कम से कम मानते हैं हम, 10-15 प्रश्न आते हैं, अब याद नहीं मेरे को पक्का कितने थे। करंट के लिए देखो, एक तो सबसे बेहतर विकल्प क्या है बिना रिस्क का। मेरा विकल्प था वो खतरे भरा था, रिस्क वाला था, लेकिन बिना रिस्क का विकल्प ये है कि हर महीने की जो क्रोनोलॉजी आती है, मंथली क्रोनोलॉजी जो आती है वो अच्छी रहती है। पता नहीं दिमाग में था कि अभी करंट पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लास्ट फिर पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है जो अभी करंट रहने देते लास्ट में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जो है करंट की विनोद जी स्वामी की पुस्तक आई थी, वो चलती है नाथ पब्लिकेशन, विनोद जी स्वामी की करंट की पुस्तक चलती है। मैंने कहा कि ये पुस्तक मैंने देखी, मेरे को ठीक लगी, और ये था कि उसमें सभी मंथ की होती है, साल एक साथ आती है। उसमें टॉपिक वाइज थी वो फर्स्ट ग्रेड की,
हर टॉपिक वाइज फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक है ना, स्पोर्ट्स अलग वो, हाँ स्पोर्ट्स अलग, समसामयिक अलग, खेल वो जो अ, राजनीति के टॉपिक अलग, और ये जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो सब, तो ऐसा करके उस पुस्तक को मैंने, और उसमें भी सार गर्भित लगा कि यार ये फैक्ट ठीक है, पिछले पेपर में पूछ रखा है कई पेपर, उस हिसाब से उस पुस्तक को पढ़ा है कि ये गाइडों में से वो आप बना राय है क्या उसमें। रहेगी पढ़ने वाले अब उसके लिए तो ये नहीं रहेगा कि आप बाद में पढ़ लेना, आप जैसा हुआ वैसे साथ में हाँ रहे सही हाँ, रहेगा ना। आदर्श स्थिति तो मैं यही मानता हूँ कि साथ साथ पढ़े, क्योंकि हमारे साथ कुछ मित्रों ने साथ साथ पढ़ी थी, उनके एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ, सही है। तो अच्छी बात तो वही है। जियोग्राफी हिस्ट्री ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और की एक तो दो बुक्स आती है एनसीईआरटी की राजस्थान के लिए, हम्म, राजस्थान में हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर, कल्चर का तो एक ही प्रश्न आया था, इतनी बड़ी कल्चर दी थी, प्रश्न एक ही आया राजस्थान की कल्चर से। तो कल्चर के लिए तो वो 9वीं 10वीं में जो एनसीईआरटी लगती है ना राजस्थान अध्ययन की, कल्चर तो अभी भी उसी से पूछते हैं, और कई बार तो कॉलेज लेक्चर के पेपर में भी उसी से प्रश्न पूछते हैं। और जियोग्राफी और बाकी राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान का इतिहास के दो, और वो नोट्स पढ़े थे हमने, अमित सोनी सर के, अमित सोनी सर अमित के सोनी सर के नोट्स पढ़े थे मैंने उसके लिए, जो हमारे बीकानेर से ही है। हाँ हाँ राजस्थान जीके के। और क्योंकि वही था कि मैटर ज्यादा गाइडों के चक्कर में नहीं उलझना, ये तो मामला एकदम सेट था कि एक तो मेरा मानना है, कोई माने नहीं माने, मैं तो ये मानता हूँ गाइड है वो मिस गाइड करती है। ये हाँ बहुत हाँ, क्योंकि उलझ जाता है, और उतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती जितनी मेहनत वो करवा देती है, करवा देती और फिर कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन में, और इतना याद भी नहीं रह पाता। तो ये तो था कि स्टडी मटेरियल सॉलिड रखना है, सार गर्भित सीमित रखो रखना और है, एकदम परफेक्ट रखो। और उसको बार बार रिवाइज करते रहो, ये मन में था, तो इसलिए वो नोट्स पता था उन्हीं में से आने, हर बार के पेपर उठा के देख लिए, और उसके अलावा वो तो नोट्स ले लिया, और प्रैक्टिस के लिए दिशा की सीरीज पढ़ी, दिशा 2020 बस राजस्थान जीके की राजस्थान निकलती में है। कंपटीशन के लिए दिशा बढ़िया है हाँ प्रैक्टिस के लिए। बस वो प्रैक्टिस सेट, वो दो बुक्स तो निकलती है, और उसमें ये होता है कि लगभग जो सारा, दे रखा था किसमें कौन हाँ सा क्वेश्चन पूछ रखा है पहले। हाँ वही वही वाली दिशा वाली, और लगभग सारे प्रश्न है वो दिशा वाली सीरीज से आते हैं, दोनों पुस्तकों से अभी तक भी उसी से आते हैं। और इसके अलावा साइको, साइको के लिए वैसे देखा जाए तो रीट के समय से मेरी थोड़ी थोड़ी तैयारी थी, 2018 वाली रीट की जब शुरुआत थी ना सूचना की, आपने रीड की थी तैयारी रीट मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने 1 1.5 महीने रीट की खाली साइकोलॉजी पढ़ी थी अच्छा शुरू ठीक। शुरुआत में, क्योंकि थोड़ी रुचि थी, तो साथ साथ लेक्चर देखे थे उसमें मैंने। अशोक पारिक सर उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, मैंने भी साइको वहीं से की हाँ है। उनके लेक्चर से मैंने साइको की। उत्कर्ष में तो वो पहले पढ़ाते थे, बाद में उन्होंने कोई कारण से छोड़ दिया। हाँ अभी फिर शायद वो अपना पर्सनल भी, साइकोलॉजी ऐप नाम से है, हाँ अभी अपना बहुत व्यक्तिगत शानदार चलाते हैं, वहां से मैंने जो है वो साइको तैयार की थी, और फर्स्ट ग्रेड की साइको लगभग वहां से तैयार हो गई, और उनकी जो रीट वाली बुक निकलती है छोटी सी 80 100 पेज की रीट के लिए, वही मैंने रिवाइज की। हाँ, उसके अलावा एक बुक आती है साइकोलॉजी की, आ, उस बुक का नाम है, उसमें क्या है प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत है फर्स्ट ग्रेड के, आपनी पोथी उसका नाम, अच्छा आपनी पोथी आती है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान उस बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें जो पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं ना, हर टॉपिक के पीछे, उसमें फर्स्ट ग्रेड के दिए हुए हैं एमसीक्यू, फर्स्ट ग्रेड के पिछले पेपरों के, फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। तो उन प्रश्नों को मैंने वास्तव में उन प्रश्नों को मैंने देखा फिर, और पिछले पेपर मिलाए तो लगभग 50 60% तो सीधा उसी में से रिपीट हो रहे हैं। मैंने कहा अपन तो ये थ्योरी पढ़ के वही प्रश्न निकालेंगे। ये तभी तो आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में लैंग्वेज वालों के फर्स्ट पेपर पास नहीं हुए, और हाँ आपके ये दिक्कत रहती ये है। देख लो 75 में से 50 क्वेश्चन सही हुए, हाँ तो बहुत शानदार स्कोर रहा है। और आपने दोनों पेपरों का बहुत अच्छी तरह से बताया है, तो इसके लिए धन्यवाद। और अब मैं आप थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी जानना चाहूंगा, तो अ, आगे और क्या विचार है, फर्स्ट ग्रेड बन गए आगे कोई विचार है? पेपर के बाद जो एकदम ही एक बार संतुष्ट हो गए हैं, एक बार कि ठीक है कॉपी किताब सब यही है, और स्कूल लाइफ में हाँ टीचर पकड़ बन के गए, और ऊपर। क्या ऐसा अच्छा प्रोफेशन तो कोई है नहीं। मेरे लिए ठीक लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को ब्रेक लगाना चाहिए, और जीवन के जो बाकी पक्षों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो तो बाकी इसलिए पक्ष मैंने जैसे शादी वगैरह हो गई? नहीं उन पक्षों की बात नहीं कर रहा मैं। पेपर दिया था उसके बाद जो है कई ख्याल आते थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाऊं, एक तरफ जाता था मन सिविल की तरफ जाऊं, लेकिन फिर जो है एक बार थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। अभी तक वो ब्रेक ही चल रहा है, साल भर से ऊपर हो गया, वो अभी तक ब्रेक से बाहर नहीं निकला हूँ। लेकिन ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जिमी संतोष बिनु संतोष न
काम नसाई काम असत सुख सपने उनाई। थोड़ा अर्था भी दो, क्योंकि कोई सुनने वाला हिंदी से नहीं होगा, पहली बार सुना है। समझ तो थोड़ा थोड़ा आता है कि संतोष बिना कुछ नहीं, बाकी थोड़ा आप गोस्वामी अच्छी जी तरह कहते हैं समझो। कि जब तक आपके जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा। बिनु संतोष में काम नसाई, कामनाओं का अंत नहीं होगा, और जब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा तब तक सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं, ये तो बात कहीं ना कहीं आके एक ब्रेक तो लगाना पड़ता है। एक तो बात जरूर कहना चाहूंगा अंत में। अब सर आए, इन्होंने भी इतनी मेहनत करके सब कुछ आपने सेटअप किया, लेकिन आपको मैं पहले भी कहता था और अभी भी अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो भी यात्रा रही है, यहाँ तक का जो भी सफर रहा, उसमें मेरी व्यक्तिगत योग्यता या मेरा व्यक्तिगत जो है वो प्रतिभा आपको दिख सकती है, लेकिन उसमें इतना मेरा योगदान नहीं था। स्कूल लाइफ से भी जो गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और यहाँ तक भी जो है पहुंचने में पूरी तरह से गुरु जी का, ऐसे मान लो, हाथ पकड़ के चला मैं। मतलब खुद का योगदान से ज्यादा हाँ, सर का और खुद अदर का तो गाइडेंस। नहीं के बराबर पूरा का पूरा गुरु जी का है। या मैं इसलिए व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई काबिलियत, ऐसी कोई योग्यता, ऐसा कोई खुद में कोई विशेषता या कुछ दूसरों को प्रवचित कर सकूं, ऐसी कोई खुद के अंदर कोई विधा, कोई कला, कोई गुण, ऐसा कुछ नहीं मानता। ईमानदारी की ये बात बहुत है। ज्यादा हो गया हिंदी वाला, ये देखो आप ज्ञान हाँ, बहुत दे दिया। तो इसलिए ठीक है, बाकी सब गुरुजियों के सहयोग से, और आप तो इतनी मेहनत करके ये सब कर रहे हो, तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। बहुत बहुत आपके धन्यवाद प्रति तो कृतज्ञ है ही। सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यात्रा को, यानी इस इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं। आज मैं भी थोड़ा हिंदी बहुत ज्यादा बोलने विचार कर रहा हूँ। हिंदी का चल रहा है, और सर इतना अच्छा तुलसीदास का नाम लेके जी भी आज थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहा हूँ सर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और आपको यदि इस वीडियो के माध्यम से कोई अच्छा सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लिए ये कितना फ़ायदेमंद हो रहा है, और आगे भी ये सीरीज स्टार्ट रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी और आपका भी। धन्यवाद।